यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, महीने भर से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए रूस के साथ शांति वार्ता करना कठिन। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन नेटो और यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। जर्मन चांसलर और यूरोपीय संघ की संसद ने यूक्रेन के शरणार्थियों के लिए और अधिक मदद देने का किया आग्रह। और खेल खबर में विश्व नंबर 1 एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में किया टेनिस को अलविदा। 3 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के बाद संन्यास। लगातार 2 साल से हैं बार्टी दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी। और हेडलाइंस के बाद आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। और बड़ी खबर आज की है अर्थ जगत से जुड़ी हुई, क्योंकि कोरोना संकट और रूस यूक्रेन संघर्ष से उपजे हालात के बीच भी भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत ने पहली बार 400 अरब डॉलर के माल निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है। सरकार ने अपने तय समय सीमा से 9 दिन पहले ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया। आंकड़ों के मुताबिक भारत ने हर दिन औसतन 1 अरब डॉलर का माल निर्यात किया, यानी हर घंटे करीब 4.6 करोड़ डॉलर का माल दूसरे देशों को भेजा। अगर महीने की बात करें तो औसतन 33 अरब डॉलर प्रति माह का आंकड़ा है। साथ ही भारत ने माल निर्यात के लिहाज से अगर बात करें तो साल दर साल के आधार पर 37% की बढ़त हासिल की है। वित्त वर्ष 2020-21 में अगर देखें तो माल निर्यात का आंकड़ा 292 अरब डॉलर रहा था, जो चालू वित्त वर्ष में बढ़कर 400 अरब डॉलर पर आ गया है, जो लगभग 37% की बढ़ोतरी दर्शाता है। और चालू वित्त वर्ष के लिए भारत ने 650 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य रखा था और 650 अरब डॉलर में से सेवा निर्यात के लिए 250 अरब डॉलर का लक्ष्य था। अप्रैल से दिसंबर महीने तक की अवधि के लिए ये आंकड़ा 300 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। इस बढ़ोतरी को भारतीय अर्थव्यवस्था की तरक्की की रफ्तार तेज होने का संकेत माना जा सकता है। तो पहली बार 400 अरब डॉलर का वस्तु निर्यात लक्ष्य भारत ने हासिल किया है और इसी लक्ष्य को आने वाले सालों में और बढ़ाया जा रहा है। और इस साल की बात करें तो मौजूदा वित्त वर्ष में ये लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद 16 मार्च को वाणिज्य मंत्री ने संसद के पटल पर रखी थी और 9 दिन पहले, यानी मार्च का महीना खत्म होने से पहले, ये वित्त वर्ष खत्म होने से पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर इस लक्ष्य को हासिल करने में योगदान देने वाले सभी पक्षों, किसानों, बुनकरों, एमएसएमई, निर्माताओं और निर्यातकों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट के माध्यम से कहा है कि भारत ने पहली बार निर्धारित 400 अरब डॉलर के महत्वाकांक्षी वस्तु निर्यात लक्ष्य को हासिल किया है। मैं इस सफलता के लिए किसानों, बुनकरों, एमएसएमई निर्माताओं, निर्यातकों को बधाई देता हूं। ये हमारे आत्मनिर्भर भारत यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। तो जाहिर है कि एक बड़ा लक्ष्य जो भारत ने निर्यात के क्षेत्र में हासिल किया है। और इस वक्त हमारे संवाददाता अजय मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, जो उम्मीद जताई जा रही थी, जाहिर है कि उस उम्मीद को भारत ने पूरा कर दिखाया है, लेकिन एक बड़ा सवाल जो उठता है कि पिछले साल की तुलना में एक ही साल में 37% ज्यादा निर्यात लक्ष्य हमने हासिल किया है। कैसे संभव हो सका है? क्या कुछ ऐसे ठोस कदम सरकार की तरफ से नीतिगत निर्णय लिए गए हैं कि संभव हो पाया? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि पिछले साल यानी 2020-21 में 275 बिलियन डॉलर का जो निर्यात था, उससे 37% ज़्यादा 375 बिलियन डॉलर या फरवरी तक के आंकड़े हैं जो हमारे पास इस वक्त हैं। बढ़ोतरी इसलिए देखिए क्योंकि 6 अगस्त 2021 का वो दिन था, प्रधानमंत्री ने एक नेशनल मिशन लॉन्च किया इस साल 400 बिलियन डॉलर के निर्यात का लक्ष्य हासिल करने के लिए। सभी मिशन के साथ जो हमारे ओवरसीज मिशन हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, उनके साथ बातचीत की गई। जितने एक्सपोर्ट के जो सेंटर्स हैं, जो कमोडिटीज़ हैं, कमोडिटीज़ को लेकर के अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए। अलग अलग जो एक्सपोर्ट एसोसिएशंस हैं उनको लक्ष्य दिए गए। जो हमारी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, जहां पर हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, आपको बताएंगे वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पर हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, वहां के एम्बेसडर्स को सेंसिटाइज किया गया कि आपको, और उनको एरिया वाइज लक्ष्य निर्धारित किया गया।
प्रोडक्ट वाइज लक्ष्य निर्धारित किया गया, कमोडिटी वाइज लक्ष्य निर्धारित किया गया और यह भी कहा गया कि जो आप पूरा बास्केट है एक्सपोर्ट का उसको और भी ज्यादा डीपेन करने की जरूरत है और ज्यादा एक्सपैंड करने की जरूरत है। तो जब लक्ष्य निर्धारित किया गया, प्रधानमंत्री लगातार मॉनिटरिंग करते रहे, उसके बाद जो कस्टम्स विभाग ने एक बहुत ही प्रोएक्टिव पॉलिसी का एक तरह से परिचय देते हुए जितने भी क्लियरेंसेस थे वो कोविड के दौरान इतने ज्यादा स्मूथ कर दिए डिजिटल इंडिया का इस्तेमाल करते हुए कि एक्सपोर्ट करना ज्यादा आसान हो गया। इसलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो लक्ष्य दिए गए थे अलग अलग स्टेक होल्डर्स को, उन्होंने वक्त पर अपना काम किया और इसलिए ये हमें आंकड़ा दिखाई दे रहा है कि वक्त से पहले ही हासिल हो गया है। लेकिन ममता, आपको बताएं कि अब तक के इतिहास में ये जो देश में पहली बार $400 बिलियन एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा गया था, उसमें किया क्या, और अब हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स की तरफ ले जाते हैं और हम बताने की कोशिश करते हैं कि अगले लक्ष्य क्या है। क्योंकि अभी तक तो आपने $400 बिलियन का लक्ष्य देख लिया, लेकिन आगे का लक्ष्य क्या है वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। और अब तक के इतिहास में जो $400 बिलियन एक्सपोर्ट का जो लक्ष्य है वो, जैसा कि हमने आपको बताया कि 9 दिन पहले ही यह हासिल कर लिया गया। लेकिन अब अगला लक्ष्य है $500 बिलियन का। सालाना अगर फरवरी तक का आंकड़ा देखें तो 48% की बढ़ोतरी देखी गई। 21-22 में सरकार ने 650, जिसका हम जिक्र कर चुके हैं कि यह लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से $400 बिलियन वस्तुओं का निर्यात का और बाकी का सर्विसेज एक्सपोर्ट्स का था, ये प्राप्त कर लिया गया है। 27-28 तक $1 ट्रिलियन के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा गया है। बीते 9 सालों की बात करें तो 260-330 अरब डॉलर के बीच हमारा एक्सपोर्ट झूलता रहा। जो हमारे टॉप 5 एक्सपोर्ट आइटम्स हैं उसमें पेट्रोकेमिकल, जेम्स एंड ज्वेलरी, आयरन एंड स्टील, ड्रग फॉर्मुलेशंस शामिल हैं। और जहां हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका, यूएई, चीन, बांग्लादेश और नीदरलैंड, ये 5 सबसे बड़े एक्सपोर्ट के हमारे डेस्टिनेशंस हैं जो उभर करके आए हैं। इस साल की अगर हम बात करें, थोड़ा सा पिछले साल जाएं तो हमने फोकस थोड़ा सा अपना शिफ्ट किया है। 21-22 के लिए सरकार ने $650 बिलियन का एक्सपोर्ट का लक्ष्य, $400 बिलियन का। अगले 2 सालों में ये जो $400 बिलियन है उसको हमें $500 बिलियन के स्तर तक लेकर के जाना है। तो आप समझें कि अगले 2 साल का जो लक्ष्य है उसमें $100 बिलियन की बढ़ोतरी करनी है और उसके बाद 2027-28 तक इस लक्ष्य को लेकर के $1 ट्रिलियन तक लेकर के जाना है। आपको एक चीज और बताएं कि ये जो हम बात कर रहे हैं वो केवल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, केवल वस्तुओं के निर्यात की बात कर रहे हैं। अगर हम सर्विसेज जोड़ दें तो ऑलरेडी हम $550 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं और सर्विसेज के लिए अलग से $1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। वस्तुओं की बात करें तो 2028 तक ही $1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि शायद जो सर्विसेज एक्सपोर्ट का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है वो थोड़ा सा प्रीपोन हो जाए, पहले हो जाए। तो हो सकता है कि 2028 तक आपको एक बड़ी खबर मिले और ये आपको पता चले कि देश से वस्तुओं का निर्यात $1 ट्रिलियन का वस्तुओं में भी हुआ है और अलग से $1 ट्रिलियन का सर्विसेज में भी हुआ है। तो जो हम बात कर रहे हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, जी कि 2030 तक $2 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट का, निर्यात का लक्ष्य है, जिसमें 1 ट्रिलियन वस्तु के लिए है और 1 ट्रिलियन हमारे सेवाओं क्षेत्र के लिए लक्ष्य निर्धारित किया। और जैसा आप कह रहे हैं कि ये जल्दी हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त शिशिर सिन्हा भी जुड़ रहे हैं जो वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। शिशिर जी, आपका इससे पहले कि वो हमारे साथ जुड़े, अजय, एक और बड़ी बात, क्योंकि जो निर्यात की बात हम कर रहे हैं, इस निर्यात के साथ आत्मनिर्भर भारत को हम जोड़ रहे हैं और जाहिर है कि ये लोकल टू ग्लोबल की जो सोच है उसको भी सामने रखता है। अजय, बिल्कुल सही कहा आपने। जो प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव का जिक्र किया गया, जो रोल आउट किया गया ये प्रोग्राम, और मेक इन इंडिया काफी पहले से चल रहा था। जो मेक इन इंडिया का लॉयन है उसकी याद सभी को जरूर आज आ रही होगी। लेकिन आप ये समझें कि ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिया गया उसमें बहुत सारे कंसेशंस शामिल थे। कोविड के दौरान जो टैक्स कंसेशंस दिए गए, जो एमएसएमईज को क्रेडिट गारंटी के साथ जो उनको जो लोन की सुविधा दी गई, जिससे वो रिस्ट्रक्चरिंग के साथ साथ एनपीए की प्रॉब्लम्स को भी उन्होंने फेस किया, उससे बाहर आए और उसके बाद उन्होंने एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन किया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर राकेश मोहन जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? नमस्कार, स्वागत है सर। चूंकि आप तो दुनिया भर के जो ट्रेड डेटा है उसके ऊपर नजर रख रहे हैं, बहुत ज्यादा चुनौतियां थी, कोविड-19 की चुनौती, कंटेनर शॉर्टेज की चुनौती, चिप शॉर्टेज की, कमोडिटी प्राइसेस और कॉन्फ्लिक्ट, ये चारों पांचों जो हमारे सामने चुनौतियां थी, उसके बावजूद भी हमने ये लक्ष्य हासिल किया है। थोड़ा सा आपकी पहली राय समझना चाहेंगे, उसके बाद मैं डिटेल्स पे आता हूं सर।
देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये बहुत ही अभूतपूर्व उपलब्धि भारत की हुई है, जो आज तक नहीं हुई, कि हमने 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है। न केवल किया है, हम थोड़ा सा हमारे लक्ष्य से भी हमने पहले इसको हासिल किया। तो ये एक निश्चित रूप से बहुत ही सुखद अनुभूति है। और हम कई साल से टारगेट बनाते आ रहे हैं, और आप देख रहे हो कि भारत का एक्सपोर्ट जो है, अगर मोटे मोटे तौर पे देखोगे तो पिछले 8-10 साल से लगभग 330 बिलियन के अराउंड होवरिंग मैक्सिमम कर रहा था। पिछले बार तो और भी कम था। तो ये क्या है कि कुल मिला के ये चीज बताता है कि न केवल हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है या हम कोविड की प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाए हैं, जी। बल्कि सबसे अच्छा ये है कि हम हमारा एक्सपोर्ट का 37% का जो ग्रोथ इस बार हुआ है, विच इज आई थिंक एक्सट्रीमली कॉम्प्लीमेंट्री। एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जिस तरह से हमने अपने इकोनॉमिक परिदृश्य को पोस्ट कोविड एरा के अंदर जो हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज पे ध्यान दिया, ऐसा कभी नहीं दिया गया। उसमें बहुत सारी चीजें हुई। एक तो एक्सपोर्ट का सरलीकरण हुआ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हमने इंडेक्स क्रिएट किया, जो नीति आयोग के साथ हमने किया वहां। और पहली बार हमने ऐसा हुआ कि स्टेट्स को यह बताया गया कि एक्सपोर्ट और फॉरेन ट्रेड जनरली फॉल्स इन द यूनियन लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूनियन लिस्ट का मतलब ये होता है कि ये एक्सपोर्ट करना या फॉरेन ट्रेड करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, और स्टेट गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स के ऊपर कभी ध्यान नहीं देती थी ट्रेडिशनली। और ये पिछले 15-20 साल में ऐसा हुआ है कि जब हमने एक स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन को स्टेट SLEPC स्टेट लेवल एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटीज बनाई चीफ सेक्रेटरी की उसमें। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए कि पिछले 2014 के बाद में जो मेटामॉर्फिक चेंज हुआ है, वो एक स्टेट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया है। और पिछले 2-3 साल में देखा, पिछले साल आपने देखा हमने कि डिस्ट्रिक्ट लेवल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बढ़ाई। ये प्रोबेबली पहली बार भारत के निर्यात प्रमोशन और एक्सपोर्ट प्रमोशन के इतिहास में ऐसा हुआ है कि स्टेट्स हैव बीन इन्वॉल्व टू द लेवल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल। हमने स्टेट वाइज डेटा कलेक्ट किया और हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा भी कलेक्ट किया। और आप देखिए कि अभी अमृत महोत्सव के अंदर भी जो हमारा एक्सपोर्ट वाला था, एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक्सपोर्ट के बारे के अंदर कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, डिविजनल कमिश्नर्स हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर्स हैं, सबको इन्वॉल्व किया। और उसके साथ में हमने प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में एक काम और किया कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट। क्योंकि भारत जो एक बहुत बड़ा देश है, भारत सांस्कृतिक दृष्टि से विविधताओं से भरा हुआ है, वैसे ही प्रोडक्शन की गतिविधि भी हमारे अंदर विविधता से भरा हुआ है। प्रोफेसर साहब, नए बजट के अंदर प्रोफेसर साहब, हम थोड़ा सा आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि अब हम जो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हमें शायद डाइवर्सिफाई ज्यादा करना होगा, अपने एक्सपोर्ट बास्केट को और ज्यादा वाइडन करना होगा और डीपेन करना होगा। ये जो हमारा तरीका है FTAs का, उसमें भी हमने शायद थोड़ा सा इनोवेशन किया है। UAE के साथ हमने देखा है, EU के साथ हम बात कर रहे हैं, UK अभी ऑन ट्रैक हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्सपोर्ट्स का अभी पूरी पूरी संभावना है, वो अभी ब्राइट स्पॉट आना और भी ज्यादा बाकी है। जब हम फ्री ट्रेड कर लेंगे यूरोपियन यूनियन के साथ में, UK के साथ में, UAE के साथ अभी हो ही गया है CEPA। नहीं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप आज की तारीख में देखते हैं तो अभी तक इंडिया जो है वो कोई बहुत ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का या मेजर एग्रीमेंट्स का पार्ट्स नहीं रहा जी। और उसके अंदर अगर आप देखो कि जैसे हमने सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत को अपने भी हितों को देखना है और दूसरे कंट्री को भी हितों को देखना है। तो ट्रेड एनालिसिस जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हम करते हैं तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हम कुछ कंसेशन उनको देते हैं और कुछ कंसेशन हम उनसे लेते हैं। तो इस कारण से भारत जो है वो RCEP के अंदर एंटर नहीं हो पाया, क्योंकि हमारी MSME सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर प्रभावित होता था। उसी तरह से आप देखिए कि और धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन के साथ भी वी आर वर्किंग फॉर ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बट आप देखिए कि सबसे ये जो बहुत अच्छा काम अभी हुआ है UAE वाला, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि UAE वाज आवर नेचुरल मार्केट। UAE हमारा पहला बाजार है। UAE के अंदर इंडियंस की संख्या 60-65% है, पीपल ऑफ द इंडियन ओरिजिन। और ये वो बाजार था जिसको बहुत टाइम तक हमने लगभग नेग्लेक्ट किया। और मुझे लगता है कि ये और हम अर्ली हार्वेस्ट के ऊपर इसके अंदर हम ये एग्रीमेंट हो गया। यूके से हमारा ऑलरेडी इनिशिएशन हो गया, क्योंकि ब्रेक्सिट के बाद में यूके से हमको अलग तरह से नेगोशिएट करना पड़ा। यूरोपियन यूनियन से
से वी आर वर्किंग वेरी एक्टिवली, और हम क्या कि अमेरिका के साथ भी अर्ली हार्वेस्ट के लिए एक्टिव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा, पहले जो ट्रेड एग्रीमेंट हुए एफटीए, उसके अंदर जो हमारे जो साउथ ईस्ट एशिया में, उसमें भारत को फायदा नहीं हुआ, और ये चूंकि हमने देखा कि भारत के हितों की रक्षा नहीं हुई, इसलिए हमने सारे ट्रेड एग्रीमेंट को एक बार दोबारा से उनका अध्ययन किया, दोबारा से उन पे शोध किया, और हमने देखा कि वो कौन सी चीजें जिसके अंदर भारत को फायदा हो सकता है। तो जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया और ऑटोमेटिव पार्ट इंडस्ट्री, ये लोग, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये लोग बेनिफिट होंगे अगर हमारा ट्रेड जो एफटीए यूरोपियन यूनियन या यूके से होता है। लेकिन उसके साथ ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, डेयरी है, तो ये लोग इसका विरोध करते थे, क्योंकि हम लोगों को चाहिए कि एग्रीकल्चर चीप प्रोडक्ट हमारे बाजार में ना आए। तो हम उन सब चीजों पे काम कर रहे हैं। प्रोफेसर राकेश मोहन जी, प्रोफेसर राकेश मोहन, इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल, क्योंकि जाहिर है कि अगर अन्य देशों के साथ हमारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं तो उससे निर्यातकों को भी उससे फायदा तो होता है, लेकिन एक आम दर्शक के नजरिए से अगर हम इन आंकड़ों के फेर से निकलकर समझना चाहें तो जैसे आज प्रधानमंत्री ने ट्वीट के जरिए जितने हितधारक हैं, उनमें किसान भी है, उनमें एमएसएमई भी है, उनमें बुनकर भी है, यानी अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं जिनका योगदान रहता है, उन्हें भी प्रधानमंत्री ने धन्यवाद किया है। कहां तक निर्यात के ये बढ़ते आंकड़े देश की अर्थव्यवस्था और देशवासियों के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि दूसरी ओर देखें तो हमारे आयात के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। नहीं, आयात के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसकी देखिए दो चीजें। आयात के आंकड़े बढ़ने से बहुत ज्यादा चिंतित होने वाली बात नहीं है। आयात के आंकड़े एक तो इसलिए बढ़ रहे हैं कि पेट्रोलियम की कीमतों में जो उछाल आया है, क्योंकि 80-85% भारत का पेट्रोलियम कंजम्पशन उन पे उससे। दूसरा, आयात के आंकड़े इसलिए भी बढ़ते हैं कि बहुत सारा जो हम इन्वेस्टमेंट, एक तो लोकल कंजम्पशन अगर रिटेल के लिए देखते हैं तो, और दूसरा क्या, हम बहुत सारी मशीनरी और इक्विपमेंट भी आयात करते हैं। तो अगर आयात के आंकड़े बढ़ते हैं और हम प्लांट और मशीनरी का इक्विपमेंट करते हैं, अल्टीमेटली इट विल वर्क फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री। अच्छा, जहां तक एमएसएमई का, देखिए सरकार ने ख्याल रखा है, क्योंकि एमएसएमई का ख्याल रखते हुए या एग्रीकल्चर का ख्याल रखते हुए, जहां पे हमको न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और चाइना से खतरा था, हम आरसेप का पार्ट नहीं बने। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, दो चीजें हमारे निर्यातकों को समझनी पड़ेगी, एमएसएमई को भी समझनी पड़ेगी, कृषि को भी समझनी पड़ेगी, और हमने बहुत इस पे माइक्रोस्कोपिक शोध किया है। आप देखिए कि अगर आप बाजार में कॉम्पिटिटिव नहीं है, प्रतिस्पर्धक मत नहीं है, तो बहुत लंबे टाइम तक आपको बैसाखियों के सहारे खड़ा नहीं किया जा सकता है। इंसेंटिव एक शॉर्ट टर्म मेजर हो सकता है, बट इंसेंटिव लॉन्ग टर्म मेजर नहीं हो सकता। एग्रीकल्चर के अंदर तो आपने देखा, मैंने अखबारों में बहुत लिखा कि एग्रीकल्चर में जब तक हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के ऊपर और हमारे लॉजिस्टिक्स के अंदर जो इश्यूज है उनको नहीं करते हैं, हिंदुस्तान के मार्केटिंग प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं करते हैं, फार्मर्स का कल्याण नहीं हो सकता। मैं कम से कम, हो सकता है आपका मेरे से मतभेद हो, लेकिन मैं चाहता था कि मार्केटिंग के अंदर निश्चित रूप से सुधार होने चाहिए, जो सरकार ने प्रपोज किया, लेकिन वो उसमें इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू हो गया कि पूरे दिल्ली को घेर लिया गया। अब एग्रीकल्चर में अगर आप देखते हैं तो नीदरलैंड जो है वो 180